नमस्कार साथियों। आज है 5 जनवरी 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ के साथ में जितने भी फैक्ट्स मैं वीडियो में जो क्वेश्चंस के साथ बताता जा रहा हूँ उन फैक्ट्स को ज़रूर याद करते हुए चलें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो है 3 जनवरी 2020 को अमेरिका द्वारा इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रॉकेट हमले में निम्नलिखित में से किस देश के शीर्ष कमांडर की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए है तुर्की, सीरिया, ईरान या इराक। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, ईरान। आइए जानते हैं इसके बारे में। इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 जनवरी को अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। शीर्ष कमांडर का नाम क्या है? कासिम सुलेमानी। और इस हमले में इराक के शक्तिशाली हदेश अल शावी अर्धसैन्य बल के उप प्रमुख की भी मौत हो गई। अब कासिम सुलेमानी जो हैं वो ईरान के शीर्ष कुदस फोर्स के कमांडर थे। तो यहाँ पर जो कुदस फोर्स है वो है ईरान की शीर्ष फोर्स जो है वो है कुदस। और अमेरिका ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकी संगठन घोषित किया था, जिसके शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी थे। कुछ दिन पहले ही इराक में अमेरिकी दूतावास पर ईरान के समर्थकों ने हमला किया था और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने यह कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 जनवरी 2020 को 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी जालंधर या डी श्रीनगर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए बंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश के युवा वैज्ञानिकों से नवोन्मेष, पेटेंट, निर्माण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की अपील करते हुए ये कहा कि, कि ये 4 कदम देश को तेजी से विकास की तरफ ले जाएंगे। कौन से 4 कदम? नवोन्मेष, पेटेंट, निर्माण और समृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर वर्ष 2022 तक कच्चे तेल के आयात को कितने फीसदी कम करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन देख लेते हैं। 5%, 10%, 15% या 25%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, 10%। 3 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में 107वीं विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर कच्चे तेल के आयात को वर्ष 2022 तक 10% कम करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इससे एथेनॉल और जैव ईंधन, ये आप जरा ध्यान रखें कि एथेनॉल और जैव ईंधन के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए नए अवसर पैदा होंगे। किससे पैदा होंगे? जब कच्चे तेल का आयात कम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, बी गोपाल सिंह, सी ब्रजलाल या डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए ब्रजभूषण शरण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न है, पहली बार डकार रैली दक्षिण अमेरिका की जगह कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर या बहरीन। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली बार दक्षिण अमेरिका की जगह सऊदी अरब में होने जा रही है कौन सी रैली? डकार रैली। और इस रैली में हीरो मोटो स्पोर्ट्स की टीम लगातार चौथे साल भी भाग ले रही है। चौथे साल कौन सी टीम भाग ले रही है? हीरो मोटो स्पोर्ट्स की। और पूर्व विश्व रैली चैंपियन पाउलो गोंजाल्वेस और डकार रैली में पहली बार हीरो मोटो स्पोर्ट्स टीम के साथ उतरेंगे। और डकार रैली को वैश्विक मोटो स्पोर्ट्स रेस में सबसे कठिन रैलियों में से एक माना जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में आया शब्द डिजिटल डार्कनेस किससे संबंधित है? शब्द है डिजिटल डार्कनेस। नंबर ए, सरकार द्वारा इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से, बी मुद्रा का अवमूल्यन से, सी स्टार्टअप प्रोग्राम से या डी अस्पतालों में डिजिटल लेन देन से। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए
सरकार द्वारा इंटरनेट पर पाबंदी लगाने से। और चूंकि ये हॉट टॉपिक है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लगातार इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने को डिजिटल डार्कनेस कहा गया है। डिजिटल डार्कनेस किसे कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में लगातार इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने को। अब पिछले कुछ वर्षों के दौरान इंटरनेट बंदी के मामले में भारत जो है वो दुनिया भर में पहले पायदान पर रहा है। और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कानूनों का सहारा लेती है, जिनमें आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 शामिल हैं। अब पहले सूचना के प्रचार प्रसार सहित इंटरनेट सेवा बंद करने का अधिकार इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और धारा 144 के तहत सरकार और प्रशासन को दिया गया था। किसे दिया गया था पहले? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और धारा 144 के तहत सरकार और प्रशासन को दिया गया था। लेकिन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के अस्तित्व में आने के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला अब अधिकांशतः इसी के तहत लिया जाने लगा है। तो आजकल जो फैसला लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 से। और जानते हैं इसके बारे में। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो इंटरनेट को मानवाधिकार की श्रेणी में शामिल करता है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि जो इंटरनेट है उसको मानवाधिकार की श्रेणी में भी शामिल किया गया है यूएन के द्वारा। यूएन ने प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। और सरकारों द्वारा इंटरनेट पर रोक लगाने को सीधे तौर पर क्या देखा जाता है? मानवाधिकारों का उल्लंघन बताता है। लेकिन यह प्रस्ताव किसी भी देश के लिए क्या है? बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये देशों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको माने या ना माने। आइए और जानते हैं। भारत में वर्ष 2018 में इंटरनेट सेवा बंद करने के 134 मामले सामने आए थे और जो कि दुनिया में टॉप पर है, मतलब सर्वाधिक रहे हैं। और वर्ष 2018 में दुनिया भर में कुल 196 बार इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, जिनमें से केवल भारत में 68% 68% मतलब 174 बार जो मामले आए थे नेटबंदी के मामले सामने आए थे। और जबकि पाकिस्तान 12 बार ऐसा करने वाला दूसरा देश है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सीरिया और इराक जैसे अशांत देशों में भी साल भर में 10 बार इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और जबकि यमन में 7 बार और इराक में 7 बार, इथोपिया में 6 बार, बांग्लादेश में 5 बार और श्रीलंका, तुर्की और दक्षिण कोरिया में एक एक बार। और नेटबंदी की वजह से लोगों का जीवन और आर्थिक गतिविधियां ठप ना हो, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सरकार को इसके लिए विकल्प तलाशने की ज़रूरत है और जिनसे नेटबंदी की नौबत ही ना आए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो नेटबंदी की गई है वो नेटबंदी की जाती है कि जो अफवाहें हैं उनको उड़ने से रोका जाए। और उसका जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ती हैं। और आपने अभी देखा होगा कि रिसेंटली CAA के टाइम पर काफ़ी अफवाहें उड़ी थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो चलिए उस पर नहीं जाते हैं। और इसको बंद किस तरह से किया जा सकता है? बंद करने के लिए क्या है कि पूरी तरह से इंटरनेट बंद करने की जगह क्या है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर और इस तरह की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर अस्थायी पाबंदी लगा दी जाए। मतलब जितने दिन के लिए, जैसे सरकार को लगता है कि इतने दिन में बवाल या फिर जो भी हो रहा है वो शांत हो जाए, उतने दिनों के लिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, ना कि पूरे इंटरनेट पर। क्योंकि पूरा इंटरनेट बंद करने की वजह से दिक्कत आती है कि हमारे जो काम हैं वो भी रुक जाते हैं। जैसे बैंकिंग की सुविधाएं हैं या और भी सुविधाएं हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। और भी कंपनीज का भी काम है, इवन हमारा भी काम अभी जब अभी जो नेटबंदी हुई थी अभी जो हुई है उसकी वजह से दिक्कत आई थी काफ़ी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर, यहाँ पर बात हो रही है क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना ज़्यादा होती है।
और क्वांटम कंप्यूटर के अध्ययन की नींव 1890 में भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने डाली थी। 3, क्वांटम कंप्यूटर के लिए प्लांक को 1918 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और 4, क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केवल 1, 2 व 4, बी केवल 1, 2 व 3, या सी केवल 2 व 4, या डी केवल 2, 3 व 4। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 व 3। जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें गलत है। क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा जो है माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। आइए डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में अत्यंत तीव्र कंप्यूटर तैयार करने की होड़ लगी हुई है और विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से कई गुना अधिक आंकी जा रही है। और इस नए विषय के अध्ययन की नींव जो है वो 1890 में भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लांक ने डाली थी। कौन से? मैक्स प्लांक ने डाली थी। और क्वांटम सिद्धांत के लिए उन्हें 1918 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जो हमारे 3 जो ऑप्शन थे वो तो ये थे जो सही हो गए। अब आगे चलकर थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। आगे चलकर भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 ईस्वी में प्लांक के वितरण नियम की विस्तृत व्याख्या की और बाद में उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी स्वीकृति दे दी। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो भविष्य के कंप्यूटर की बुनियाद माना जा रहा है। और पारंपरिक जो कंप्यूटर होते हैं वो काम करते हैं बिट पर काम करते हैं। वहीं क्वांटम जो कंप्यूटर होंगे उनकी प्राथमिक इकाई होगी वो होगी क्यूबिट यानी गणनांश। और जो पारंपरिक कंप्यूटर है उसमें प्रत्येक बिट का मूल आधार या मूल शून्य, मूल जो होता है वो होता है 0 या फिर 1, मतलब 0 1 का आपने कंसेप्ट सुना होगा। आपने जो अभी करंट में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनका 0 या 1 होता है। और वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही 0 और 1 दोनों ग्रहण कर लेगा। और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो बहुत ही कम तापमान पर काम करते हैं या फिर करेंगे। और ये इसके लिए लगभग 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब -270 या 273 डिग्री के तापमान पर रखा जाए इसे, तभी जाकर के ये काम करेगा। और क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा जो है वो किया है गूगल ने, ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने। और गूगल ने इस कंप्यूटर को नाम दिया है साइका मोर। ठीक है, इसका साइकोमोर नाम दिया गया है। और गूगल ने ये भी बताया है कि 10,000 साल, एक सुपर कंप्यूटर जो काम करने के लिए 10,000 साल लेगा, वो ये जो क्वांटम कंप्यूटर उन्होंने बनाया है वो लगभग 200 कुछ सेकंड में इस काम को पूरा कर देगा। तो देख लीजिए कितना क्वांटम कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा सुपर कंप्यूटर से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए देश भर में 2336 ई चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 2, ये चार्जिंग स्टेशन 24 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ेंगे। 3, ये नए चार्जिंग स्टेशन फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत लागू किए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 व 2, बी केवल 2 व 3, सी 1, 2 व 3, या डी केवल 1 व 2। दोस्तों इसका सही उत्तर है सभी, 1, 2 व 3। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की मदद दी है? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की मदद दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सऊदी अरब, बी तुर्की, सी संयुक्त अरब अमीरात, और डी विश्व बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। आइए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान में छोटे एवं मझोले उद्यमों के विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। किसके लिए दी है? छोटे एवं मझोले उद्यमों के लिए। ठीक है। और अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पाकिस्तानी दौरे के 2 दिन बाद यह घोषणा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी पर कितने पर पहुंच गया है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 457.468 अरब डॉलर, 454.948 अरब डॉलर, या 450.948 अरब डॉलर, या 460.29 अरब डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 457.468 अरब डॉलर।
आइए, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर 2019 को समाप्त हुए सप्ताह में 2.520 अरब डॉलर बढ़कर 457.468 अरब डॉलर हो गया, जबकि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में यह 454.948 अरब डॉलर था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पूंजी जुटाने की कोशिश के तहत एनएसई में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की योजना बनाई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 5.2, बी 1.01, सी 2.2 या डी 2.98। और दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 1.01। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पूंजी जुटाने की कोशिश के तहत एनएसई में अपनी 1.01% हिस्सेदारी को बेचने की योजना बनाई है। कितनी की योजना बनाई है? 1.01% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। और एनएसई में भारतीय स्टेट बैंक की जो हिस्सेदारी है वो है 5.19%। 5.19%। अब यहाँ पर देख लेते हैं ना, दो टर्म है, एक है एनएसई और एक है एनएससी। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में, ठीक, एनएसई और एनएससी। तो एनएसई जो होता है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एनएससी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णापत्तनम बंदरगाह को किस कंपनी ने खरीदा है? हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णापत्तनम बंदरगाह को किस कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, या सी बिरला समूह, या फिर डी जिंदल समूह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अडानी ग्रुप। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देश की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह ऑपरेटरों में शामिल अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह 13,572 करोड़ रुपए की उद्यम वैल्यू में आंध्र प्रदेश स्थित कृष्णापत्तनम पोर्ट कंपनी में 75% हिस्सेदारी खरीदेगा। कितनी हिस्सेदारी खरीदेगा? 75%। और कितने रुपए में खरीदेगा? 13,572 करोड़ रुपए। और कौन खरीदेगा? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 27वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पुणे, या ऑप्शन डी चंडीगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। अब 27 से 31 दिसंबर के बीच में ये हुई थी 2019 में, और 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस थी। और इसका आयोजन हुआ था केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। और इसका मुख्य विषय था एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 दिसंबर 2019 को नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डॉर्नियर 228, विमान कौन सा है? डॉर्नियर 228 किस सेना में शामिल हुआ है? देख लेते हैं। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, वायुसेना या थल सेना। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायुसेना। 31 दिसंबर 2019 को नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान जो है डॉर्नियर 228 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है। और इसे बनाया किसने है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2019 में 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई? दिसंबर 2019 में 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या तेहरान। और इसका सही उत्तर है डी तेहरान। चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दिसंबर 2019 में 19वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग की बैठक तेहरान में संपन्न हुई। और इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है भारत के? एस जयशंकर। और ईरान की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ शामिल हुए थे। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व प्रसन्नता सूचकांक में प्रथम स्थान पर 2019 में कौन था?
आपको ये आंसर देना है कि कौन सा देश जो था वो विश्व प्रसन्नता सूचकांक या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी न्यूजीलैंड या डी फिनलैंड। एक बार फिर से, ए नॉर्वे, बी स्वीडन या सी न्यूजीलैंड या डी फिनलैंड। तो इसमें से आपको उत्तर देना है कमेंट के माध्यम से, और कमेंट के माध्यम से आपको हमें अपनी फीडबैक भी देनी है कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट test.uvain.org test.uvain.org से भी जो फ्री टेस्ट हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें एक सेक्शन है वहाँ प्रीमियम टेस्ट भी हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, और कहा जाए पूरे पूरे सब्जेक्ट भी हमने कवर किए हैं अभी तक। हम उसमें पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इन्वायरमेंट पर्यावरण और साइंस, तीनों तो ये पूरी पूरी हम कवर कर ही चुके हैं। उसके अलावा हमारा एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो भी कुछ समय के बाद पूरी होने वाली है, तो आप वहाँ से भी उनसे भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे कई, देखा जाए तो 1000 से ऊपर फ्री टेस्ट हैं, आप उन्हें अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ज़रूर आप इसको शेयर भी करें, लाइक कीजिए तब जब आपको सही में पसंद आए, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लाइक ही करना है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।